जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बल, गति एवं गति के नियम। साथियों, इस चैप्टर का जो ये क्लास होगा ये 1 क्लास होगा, इसका एक और क्लास लेंगे। साथियों, यदि आप ग्रुप डी 2025 की तैयारी एकदम बेसिक से करना चाहते हैं, तैयारी वाली क्लासेस, तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो साथियों देखिए, प्ले लिस्ट बनी हुई, आप एकदम बेसिक से साथियों देख सकते हैं, जाकर के एकदम सिरे से चैप्टर 1 से एकदम बेसिक से 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न साथियों क्या है। ये सभी प्रश्न साथियों रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए। तो देखिए साथियों, कहता है निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। साथियों, एक बात हमको आप लोग बताएं, क्या कभी आपका जो आपका द्रव्यमान है, आपका वजन जो है, वो क्या कभी बदल सकता है। यदि आप यहाँ 50 किलो हैं तो आप मुंबई चले जाएंगे, वहां भी 50 किलो रहेंगे। और साथियों कहीं विदेश चले जाएंगे तो वहां भी 50 किलो ही रहेंगे। तो इसीलिए साथियों, स्थान बदलने पर द्रव्यमान जो होता है वो कभी नहीं बदलता। तो देखिए, घर्षण के कारण बल बदल सकता है। कहीं कहीं खुरदरी जगह होगी, मतलब खुरदरी जगह पर घर्षण बल जो होगा अत्यधिक विरोध करेगा, वो चिकनी सतह पर नहीं करेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो होगा साथियों, वो ऊंचाई बढ़ते भी नहीं लगता है ज्यादा, और गहराई बढ़ने पर घट जाता है। पृथ्वी के आकार पर भी निर्भर करता है। वजन जो साथियों होता है mg होता है, ये निर्भर करता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो देखिए, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। ये तो बात तो सही, धीमी तो हो जाती है, लेकिन ये न्यूटन के पहले नियम से नहीं आधारित है। और दूसरा क्या कहता है, कहता तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, ये भी नहीं है। ये साथियों आवेग से संबंधित है। किससे? ये आवेग से संबंधित है। ये किससे? आवेग से संबंधित है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यही साथियों, बस यहीं पर रुक जाइए, यही साथियों पहला नियम है। पहला नियम देखिए क्या कहता है, हम आपको बता देते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। देखिए, अगर चल रही तो बाहरी बल लगाकर उसको रोकेंगे, यदि अगर रुकी हुई है तो साथियों बाहरी बल लगाकर उसको चलाएंगे। तो यही साथियों प्रथम नियम है न्यूटन की गति का, जो आपको याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, जो रॉकेट लॉन्च करना है तीसरे नियम पर आधारित है। तो देखिए साथियों, ये क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, गति, समय, त्वरण, द्रव्यमान। साथियों देखिए, द्रव्यमान जो है एक इन तीनों में एक ऐसा प्राणी है जिसका इन सभी के साथ कोई संबंध नहीं। गति, समय और त्वरण एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। इनका संबंध साथियों मान लीजिए स्पीड से ही है, किसी तरीके से। ये तीनों किसी तरीके से स्पीड के माध्यम में जुड़े हुए हैं, समझ गए। लेकिन ये द्रव्यमान का कोई साथियों इसमें साथ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए साथियों क्या कहता है, ये देखिए क्या कहता है, कहता है यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो यह किस कारण होता है, ये बताएं। मुक्त पालन के कारण, वेग, जड़त्व और आवेग के कारण। किस कारण होता है साथियों? तो देखिए, एक जड़त्व होता है। वो क्या होता है? जड़त्व होता है, यदि कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, पहला नियम न्यूटन का। और अगर कोई चल रही तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो देखिए, इसी तरीके से पेड़ की डाल और पत्ती पहले तो रुकी हुई थी, तो वो जड़त्व के कारण रुकी रहना चाहती थी, लेकिन बाह्य बल लगाकर हम लोगों ने डाली को गतिमान कर दिया। लेकिन पत्ती क्या है, पत्ती जड़त्व के कारण वो उसी अवस्था में रुकी रहना चाहती थी, जिस कारण वो टूटकर जमीन पर गिर जाती है। तो किसके कारण साथियों? जड़त्व के कारण गिरती है, जड़त्व के
कारण गिर जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमने एकदम सटीक व्याख्या भी बतला दी आपको। देखिए अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो देखिए यदि द्रव्यमान का मापन आप कर रहे हैं तो वो साथियों जड़त्व का मापन कहलाता है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, द्रव्यमान जिसका जितना अधिक, द्रव्यमान को एम भी लिखा जाता है, ये लिख देते एम। यदि एम अधिक तो साथियों इनर्शिया भी अधिक होगा। क्या, इनर्शिया भी अधिक मतलब जड़त्व भी अधिक होगा। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतने अधिक जड़त्व होगा। समझ गए ना साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, ये देखिए कहता है कि बल समीकरण में F जो है वो किसके बराबर होता है। तो बल का जो मान होता है, बल बराबर F बराबर होता है M गुणे A। यहाँ पर M और A के बीच गुणे का निशान लगा हुआ है साथियों, M गुणे A, यानी कि F बराबर किसके बराबर होता है, M A के बराबर होता है। जो साथियों क्या है, M दर्शाता है द्रव्यमान को, M दर्शाता है द्रव्यमान को, और ए किसको दर्शाता है, ए दर्शाता है त्वरण को, ए दर्शाता है त्वरण को। समझ गए। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और ये तो कार्य होता है, ये हम बता चुके, mgh होता है कार्य या फिर ऊर्जा, और ये साथियों होता है संवेग का सूत्र, ये होता है संवेग, और ये गति का प्रथम नियम है, सॉरी प्रथम समीकरण है। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका तो सही जवाब F बराबर ma होगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है इसका पीडीएफ आपको बच्चा मिल जाएगा, अभी पढ़ लीजिए, हम लास्ट को बता देंगे, लास्ट में बता देंगे, अभी लेकिन शांति से पढ़ लिया जाए। कहता है देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहता है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान, आगे ऑप्शन दो है साथियों, कहता किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसीलिए यह एक अदिश राशि होता है। दिशाहीन तो होता है, लेकिन अभी सटीक जानकारी नहीं मिली है कि वजन वो द्रव्यमान क्या होता है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारण किया जा सकता है। आगे देखते हैं, दो विकल्प ये रहे। कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता। बातें तो सब सही, लेकिन द्रव्यमान का कोई जानकारी नहीं दे रहा सही। तो ये रहा किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि, यही तो सही है। पदार्थ की कितनी मात्रा है, यही साथियों द्रव्यमान को दर्शाता है। कितनी राशि कितनी मात्रा है, तब तो पता चलेगा कितना द्रव्यमान है। साथियों आप यदि कहीं से 1 केजी वस्तु लाते हैं, कोई 1 किलोग्राम सब्जी या कोई दाल तेल जो भी लाते हैं, उसमें कुछ मात्रा होता है राशि का, तब तो आप समझ पाते हैं। वो तो बात सही है कि ये बातें जितनी बतलाई गई चारों ऑप्शन में सही, लेकिन हमसे पूछा था द्रव्यमान की परिभाषा, जो कि ऑप्शन डी के माध्यम से सही है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या हो कहलाता है। देखिए प्रति इकाई आयतन पर, आयतन साथियों किसमें होता है, ये आयतन मीटर स्क्वायर में होता है, या फिर साथियों क्यूब में कह लीजिए होता है। मीटर क्यूब में होता है, स्क्वायर मीटर क्यूब में होता है। समझ गए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे, यहां पर होगा साथियों आयतन, यहां पर क्या होगा आयतन, और इकाई आयतन के लिए, और ये द्रव्यमान बटे आयतन साथियों कहलाता है घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, द्रव्यमान बटे आयतन कहलाता है साथियों घनत्व। याद रखेंगे ये घनत्व कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जबकि जी साथियों एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक प्रकार से कह लीजिए ये त्वरण होता है, एक प्रकार से कह लीजिए त्वरण होता है। तो वस्तु का भार 200 न्यूटन, तो इसका क्या पता करना, द्रव्यमान। तो अभी हमने आपको बताया था कि बल बराबर F बराबर m इंटू ए होता है। m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। आपको बल दिया गया और त्वरण दिया गया, भार बल वो द्रव्यमान पूछा तो आप नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता देंगे साथियों। तो देखिए जो बल का मान है वो 200 न्यूटन दिया गया, तो बल के जगह पर हमने रख दिया 200 न्यूटन। यहाँ पर m का मान दिया नहीं गया, यही हमको पता करना है,
और ए का मान 10 दिया गया, ए का मान कितना दिया गया 10। तो ये साथियों जो है ये जीरो से कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। तो एम के बराबर क्या बचा साथियों, एम के बराबर देखिए बचा 20 केजी, 20 केजी बचा क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। तो 20 केजी देखिए ऑप्शन में कहां पे, ऑप्शन डी में है 20 केजी। तो यही हो जाएगा सही जवाब साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, कहता है बल बटे त्वरण क्या कहलाता है। बल बटे त्वरण क्या कहलाएगा, अभी अभी सूत्र हमने आपको बताया एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि बल बराबर साथियों द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हमसे पूछ रहा है बल बटे त्वरण क्या कहलाएगा, यानी कि इस बल को इधर भेज देंगे इस त्वरण को, तो एफ बटे ए हो जाएगा, बराबर में बचेगा एम। एम साथियों है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कहां पर है, ये रहा द्रव्यमान, ये रहा साथियों, ये रहा द्रव्यमान ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। साथियों द्रव्यमान से त्वरण का कोई लेना देना नहीं है, बाकी ये सभी प्रभावित कर देंगे, शीर्ष लंब और गहराई भी और पृथ्वी का आकार भी मायने रखता है। ये तीनों चीज प्रभावित कर देंगे, ये तीनों चीज प्रभावित कर देंगे, जबकि द्रव्यमान भैया इससे लेना देना नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, ये रहा अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा बच्चा, कहता है कि 400 न्यूटन, देखिए यहां पर न्यूटन लगा है, भार भले लिखा है, भार वैसे होता न्यूटन का मात्रक ही, 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान तो होगा, उसमें साथियों भार बराबर क्या होता है, भार का सूत्र होता है, भार यदि न्यूटन में दिया गया है तब तब होता है एम गुणे जी, एम जी, यानी कि एम हो गया द्रव्यमान, जी हो गया त्वरण, वो भी गुरुत्वीय त्वरण साथियों। तो देखिए तो क्या हो जाएगा अब, यानी कि भार दिया गया है कितना 450 न्यूटन, और इधर हो जाएगा एम गुणे, यहाँ पर जी को, जी का मान दिया नहीं गया साथियों, जी का कोई निश्चित मान नहीं दिया गया है साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, निश्चित मान साथियों 9.8 भी होता है और कभी कभी 10 भी हो जाता है। यदि 10 था तो ये हो जाता है, इस प्रश्न पर चैलेंज बन सकता है, 10 होगा तो ये, लेकिन चैलेंज कैसे बनेगा, जब कुछ नहीं दर्शाया जाता है तब आपको क्या लेना होता है, 9.8 लेना होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9.8, ये हो गया 9.8, ठीक। तो देखिए m का मान आ जाएगा 450, 450 बटे 9.8, 9.8 बटा में आएगा। जब इसको भाग देंगे तो साथियों 45.9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है, सही जवाब हो जाएगा। समझ गए साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, तो न्यूटन है भार, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है तो वस्तु का द्रव्यमान बताएं। वही सूत्र फिर से, भार बराबर एम जी होता है बच्चा, एम जी, एम हो जाता है द्रव्यमान और ये हो जाता है जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जो कि दिया गया इस बार 9.8। तो देखिए यहाँ भार दिया गया 980, 980 बराबर एम गुणे 9.8, 9.8 ये हो गया। तो देखिए एम का मान क्या हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा 980 और बटे बटे क्या हो जाएगा 9.8, 9.8, ये ऊपर जाएगा जीरो बढ़ जाएगा, 98 से 98 एक बार में कट जाएगा और एक पर डबल जीरो लगेंगे, 100 बन जाएगा। 100 केजी कहां पर है, ये रहा ऑप्शन एक में रहा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बेसिक से तैयारी करने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कहता किसी पिंड का संवेग समवेग 50 केजी मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए ये आ गया, अब नया टाइप का न्यूमेरिकल आ गया, कहता संवेग, संवेग बराबर क्या होता है मित्रों, संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है क्या, संवेग बराबर होता है एम गुणे वी, एम गुणे वी मतलब कि द्रव्यमान गुणे वेग,
द्रव्यमान गुणे वेग। तो देखिए यहाँ पर संवेग हम लोगों को दिया है तो बराबर में लिख देते हैं। संवेग कितना दिया 50। अब बराबर में m का मान दिया नहीं है, यही पता करना। और v मतलब वेग दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो साथियों अब ये बराबर में है, ये 5 से इसको काटेगा 10 बार में, यानी कि m का मान क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 10 kg। 10 kg देखिए कहां पर है, ये रहा ऑप्शन डी में साथियों। ऑप्शन डी में साथियों रहा, ऑप्शन डी में 10 kg रहा साथियों, ये सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम किस और किसके बीच संबंध को दर्शाता है। किसके और किसके बीच संबंध दर्शाता है, किसके किसके बीच। एक तो हो गया वेग, और एक क्या हो जाता है, किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो साथियों वेग और स्थिति के बीच जो है वो संबंध को दर्शाता है। किसके, वेग और स्थिति के बीच जो है वो संबंध को दर्शाता है। समझ गए ना आप। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि गति का दूसरा नियम, गति का भैया दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। गति का जो दूसरा नियम है उसमें ये कहा गया है कि F बराबर m गुणे a सूत्र मिलता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, बल कहीं है नहीं, और बाकी द्रव्यमान और a ये भी नहीं है। तो साथियों देखिए एक हम आपको बताते हैं, F का मान क्या है, m गुणे a ये है। और ए क्या होता है, ए होता है त्वरण, त्वरण होता है त्वरण। तो एम को हमने यही रखा, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि v1 मान लिया एक वेग था और एक वेग था v2, तो ये वेग परिवर्तन की दर हो गई बटे में t। तो यदि हम इनका गुणा करेंगे तो ये m का गुणा v1 में होगा और माइनस m गुणे v2 होगा। तो m गुणे मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, ये साथियों हमने अभी आपको बतलाया था संवेग। तो ये साथियों क्या हो जाएगी, संवेग परिवर्तन की दर, ये हो जाएगी संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग दिया गया, यही सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है। दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, ये गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम। बल के प्रभाव को समझने में सहायक है और ऊर्जा संरक्षण नियम से जाना जाता है। तो बताएं साथियों 17 नंबर प्रश्न किस नाम से जाना जाएगा। ये आपको कंफ्यूजन में बच्चा डाल सकता है, लेकिन ये बल के प्रभाव को F बराबर m देता है ना, तो ये बल के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब, क्योंकि इसी के माध्यम से हमको मिलता है F बराबर m गुणे a। तो ये बल हो जाता है, तो बल के प्रभाव को बता रहा है कि बल कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, क्यों लगेगा, यानी बल के प्रभाव को समझने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो ऑप्शन भैया सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, थोड़ा सा खींच कर चलते हैं। समीकरण F बराबर m a को न्यूटन के गति के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। कौन से, दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम यानी लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौट के आता है के संबंध में व्याख्या करता है। तो देखिए साथियों ये न्यूटन के तीसरा नियम की व्याख्या करता है, मतलब ये जो बात कही गई इसकी व्याख्या न्यूटन का तीसरा नियम करेगा। अब क्यों करेगा, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस क्रिया को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु, मान लीजिए एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, यदि ये इस पर बल लगाएगी तो ये भी उतनी ही मात्रा में उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। ये है साथियों गति का तीसरा नियम। तो देखिए गेंद को फेंका गया जब इस दीवार पर, तो ये गेंद ने एक बल लगाया इस पर, और उतना ही बल साथियों लेकिन गेंद के पास इतना ताकत नहीं था कि वो दीवार को गिरा दे, तो दीवार ने उतना ही बल साथियों विपरीत दिशा में उस गेंद पर लगा दिया।
जैसे ही दीवार ने भैया लगाया गेंद पर बल, तो गेंद साथियों दूर वापस चला गया, जहां से फेंका गया था उधर ही चला गया। इसीलिए ये गति का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा साथियों अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ये गलत हो जाएगा। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में, ये भी गलत हो जाएगा। बल अलग अलग निकाय पर, अभी हमने बताया था ना, एक बॉल था और एक दीवार थी, ये अलग अलग निकाय हैं, तो ये लगाते तो बल है लेकिन ये विपरीत दिशा में, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगता है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या बच्चे, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बल जो है अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगता है, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि तीसरे नियम के लिए क्या सही है भैया, तीसरे नियम के लिए क्या सही है, तो बताओ। तीसरे नियम, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में, बल अलग अलग, तो ऑप्शन सी, ये तो लगता है वही रिपीटेड हो गया है। तीसरे नियम के लिए क्या सही है, तीसरे नियम के लिए सही है तो भैया बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये अभी बताए थे। तो देखिए ये रहा, कहता है गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया। भैया गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन भैया ने दिया। किसने, न्यूटन भैया ने दिया गति का प्रसिद्ध नियम। वैसे तो गैलीलियो ने भी दिया था, वैसे तो गैलीलियो ने भी दिया, लेकिन प्रसिद्ध नियम न्यूटन भैया ने दिया, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर अभी हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बात बताया था, एफ बराबर एम गुणे ए। तो एम तो हो गया, यहाँ पर एम दिया गया। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि v1 माइनस v2 या v जो भी हो। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मोटा कर दे आपको समझाने के लिए, ये देखिए ठीक। तो यहाँ पर v1 माइनस v2, तो जब ये गुणा करेगा m m v1 माइनस माइनस एम v2, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग, ये हो जाता है संवेग। संवेग परिवर्तन माइनस हो रहा तो संवेग परिवर्तन की दर हो गई। तो ये साथियों हमने किसके माध्यम से हम निकाल कर लेकर आए हैं, ये हमने लगाया था बल का सूत्र, उसी के माध्यम से लेकर आए हैं। तो ऑप्शन भैया बी सही जवाब हो जाएगा। लागू बल के समानुपाती होती है, मतलब उसी के बराबर लगभग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, गति, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये रहा, कहता है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। गति का दूसरा नियम जो है एफ बराबर एम ए दर्शाता है, इससे संबंधित बात हो तो यस कर दीजिएगा। प्रत्येक वस्तु स्थिर एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर शुद्ध बल की क्रिया से इसे अवस्था बदलने के लिए मजबूर न किया। ये तो पहला नियम हो गया साथियों, ये पहला नियम हो गया। अब अशुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है साथियों। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। और चौथा विकल्प क्या कहता है, किसी वस्तु की गति परिवर्तन के लिए शुद्ध बल की दिशा में वस्तु लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होगी। कितना होगी, ये साथियों समानुपातिक तो होता है, अभी आपने पढ़ा था समानुपाती यानी कि सम अनुपाती, यानी कि बराबर होगी अनुपात के, अनुपातिक योग के बराबर होगी, अनुपातिक बल के। गति इसकी जो है अनुपातिक बल की दिशा, विपरीत दिशा में नहीं, उसी बल की दिशा में अनुपातिक होती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, ये भी इधर दो विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। कहता है जब पीछे अचानक, भैया निम्नलिखित में से कौन गलत है, जब एक बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे क्यों, भैया यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। जब एक चल रही है बस
जब अचानक से वो रुक जाएगी तो उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, ना कि पीछे की ओर। ये बात गलत कही गई थी, तो यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत बात ही पूछा था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, देखिए ये 1 kg गुणे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है। तो साथियों देखिए, बल एफ बराबर क्या था, एम गुणे ए। तो एम होता है द्रव्यमान, इसका मात्रक हो जाता है केजी, इसका मात्रक केजी, और गुणे ये होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में पावर लगा दीजिए, चाहे बट्टा में सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए, वही बात होता है। इनके साथ एक लगा है, गुणा करने पर एक आएगा, तो बल का मात्रक आएगा। बल का मात्रक होता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपके सामने, कहता है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन का वर्ष क्या था। तो देखिए भैया, न्यूटन के नियमों का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ। कब, 1687 ईस्वी में हुआ। और किस पुस्तक में हुआ, ये बात बताएं। ये पुस्तक में मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी नाम की पुस्तक थी। मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी, ये साथियों पुस्तक एक बार आप लोग देख लीजिएगा नाम सही से, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देंगे, बिल्कुल कंफर्म फंसा देंगे। तो देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता है तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। क्योंकि वह घबरा गया है, और क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। क्योंकि साथियों वह लंबे समय तक एक, जैसे कि बॉल आ रही गेंद, वो साथियों एक कठोर तेज बल के साथ आती है, ऐसा करने पर उसे कम बल का अनुभव होगा, कम बल का अनुभव होगा। और इस स्थिति को साथियों आवेग कहेंगे। जब एक बड़ा सा बल कम समय के लिए कार्य करता है तो उसको आवेग कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली के गतिज ऊर्जा से कम, गोली के गतिज ऊर्जा के बराबर या शून्य। तो क्या होगी, देखिए साथियों, एक राइफल मान लीजिए, ये राइफल है और ये इसमें से ये गोली निकल गई। अब आप बताइए कौन तेज जाएगा, ये गोली तेज जाएगी या साथियों राइफल। तो जो तेज जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जिसमें गति ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। तो गोली की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और राइफल की गतिज ऊर्जा जो होगी वो गोली के गतिज ऊर्जा से कम होगी, क्योंकि इसमें कम गति होगी, गोली के सापेक्ष, गोली की अपेक्षा इसमें कम गति होगी, इसीलिए इसमें गोली से कम गतिज ऊर्जा होगी। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, कहता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को साथियों क्या कहा जाता है, ये बल कहा जाता है। यही का मतलब था साथियों, एफ बराबर एम गुणे ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण को कहा जाता है बल। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, कहता है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह भैया उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है। तो ये भैया तीसरे नियम का उदाहरण हो जाता है। ये कौन से, तीसरे नियम का उदाहरण हो जाता है। देखिए कोई जब नाविक जो है नाव से कूदता है तो भैया झटका लगाकर कूदता है, तो जितना बल लगाकर वो कूदा तो उतना ही बल उस पर नाव लगाती, तभी आदमी कूद कर किनारे आ जाता। इसीलिए आदमी तो किनारे की ओर आ जाता, लेकिन नाव जो है वो समुद्र की ओर, बीच की ओर बढ़ती है, हल्का भागती है। तो भैया कौन सा नियम काम करता है, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको कहा जाता है। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों ये रहा, देखिए ये भी तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, यह भी साथियों न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, तीसरे नियम पर आधारित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के
रूप में दिया गया साथियों, एक वस्तु ये हुई, एक वस्तु ये हुई, दोनों के बीच बल बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, ये साथियों न्यूटन के तीसरे नियम पर विचार दिया गया। ये ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है कि जब अस्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, कोई रुकी हुई बस थी, वो साथियों क्या की, वो चलना प्रारंभ कर दी, वो चलने लगी, तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? ये साथियों न्यूटन के प्रथम नियम यानी कि जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, वही इसकी व्याख्या कर सकता है। आप किसी दिन मिलिएगा हमसे, मतलब हमारे क्लास में लीजिएगा, तो आपको एकदम बेसिक से ये सभी चीजें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्लास ये क्वेश्चन वाली करवा रहे हैं, कंसेप्ट वाली नहीं करवा रहे हैं, तो बताने में टाइम लगेगा। लेकिन ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि एक व्यक्ति अस्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो व्यक्ति नाव तट की ओर चलता यानी कि कूदता है, तो नाव किधर जाएगी ये बताइए। नाव भैया जो है वो साथियों तट की ओर चलेगी, वो तट से दूर चली जाएगी, अस्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। वो साथियों तीसरे नियम के कारण विपरीत दिशा में जाएगी। तीसरे नियम के कारण विपरीत दिशा में जाएगी। व्यक्ति यदि इधर किनारे की ओर आया तो ये नाव जो है साथियों ये उधर की ओर जाएगी। समझ गए ना, तीसरा नियम काम करता है ऐसे स्थिति में। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, कहता है जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के भैया कौन से नियम का उदाहरण है? ये कितनी बार बता चुके हैं, ये तृतीय नियम का उदाहरण है। तो तृतीय नियम देखिए ऑप्शन बी में सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। ये प्रश्न आपको फंसा देगा, पक्का कंफर्म फंसा देगा यदि आप सही से ध्यान नहीं देंगे। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम पर, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का तीसरा, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण। तो कुछ बंदे होंगे, कुछ बच्चे ये दूसरे नियम पर लगा देंगे, क्योंकि इसी से तो निकल कर आता है F बराबर m इंटू ए। तो साथियों ऐसा गलत है, आपकी भावना, आपकी कल्पना, ये सोच जो है ये गलत है। साथियों न्यूटन के जो बल की ये परिभाषा है, बल की परिभाषा वो तो न्यूटन के पहले नियम से आती है। कहां से आती है? पहले नियम से आती। परिभाषा पहले नियम से, दूसरे नियम से तो खाली ये सूत्र आता है बच्चे। पहले नियम से आती है परिभाषा। परिभाषा कैसे आती है? जब तक कि किसी वस्तु पर, मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, यदि कोई रुकी वस्तु है तो वो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इस तरीके से परिभाषा बल की पहले ही नियम में पता चली, दूसरे नियम में तो जाके उसका सूत्र पता चला। साथियों ये बात याद रखिएगा हमारी हमेशा, आप लोग समझ गए। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन बी बच्चों इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों ये रहा। ये साथियों कहता किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण जो है निर्वासित गैसों के वेग की घात एन व एनवी घात के समानुपाती होता है, तो एन का मान 1 हो जाता है साथियों, सदैव 1 होगा ऐसी स्थिति में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से ढकेला होगा? तो देखिए एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, और एक ये आदमी है, और कोई एक यहाँ पर अलग आदमी रहा होगा। तो देखिए इसका जो भार है 70 केजी है, इसका भार 70 केजी है, ठीक। इसका भार कितना है? इसका भार 70 केजी, इसका भार 50 केजी, इसका भार कंफर्म नहीं। तो इसने क्या किया? इसने इसको 50 न्यूटन के बल से धकेला। उसने क्या किया? 50 न्यूटन के बल से इसको ढकेला। कितने? 50 न्यूटन के बल से ढकेला। तो ये बल तो अब इसमें ट्रांसफर हो गया।
अब ये जब ढकेलेगा किसी को तो यह भी 50 न्यूटन से ही धक्का देगा। बल इसी तरह बढ़ता जाएगा, आदमी वहीं पर रुकता जाएगा। तो 50 न्यूटन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या 50 न्यूटन से ही धकेलेगा वो भी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। कब नहीं सिद्ध होते? जब विश्रांति काल पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर। इन तीनों में सही होते बच्चा। यदि वो प्रकाश के वेग से चलें और किसी प्रकाश के वेग की तुलना करें तो साथियों उनका जो नियम है वो गड़बड़ा जाता है। न्यूटन भैया का नियम जो है गड़बड़ा जाता है। तो साथियों क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बच्चे सही जवाब होगा। वो प्रकाश के वेग की अगर तुलना करेंगे तो वो नियम लागू नहीं होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभाव में रॉकेट पर प्रणोद साथियों एक प्रकार का बल होता है। जैसे कि कील, एक आप कील का उदाहरण समझ लीजिए। कील ऐसा एक होता है, ये एक तरफ नुकीला चीज होता है कील में, एक तरफ नुकीला होता है और एक तरफ वैसा गोल गोल होता है मत्था। तो आप कील को नोक की तरफ से यदि दीवार में ठोकते हैं तो वो आसानी से चली जाती है और उल्टा ठोकते हैं तो नहीं जाती है। यही साथियों है प्रणोद, जो नुकीली चीजों पर लगता है उसे कहते हैं प्रणोद। ये एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है। ये बताता है आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के बल के अभाव में रॉकेट पर कैसा लगेगा। ये साथियों स्थिर रहेगा। ये तब क्या रहेगा? ये स्थिर यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, कहता है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने का जो एक गुण होता है वो जड़त्व कहलाता है। वस्तु की स्थिति में वस्तु की स्थिति में भैया वस्तु की स्थिति परिवर्तन में वस्तु की स्थिति परिवर्तन वस्तु की स्थिति परिवर्तन भैया जो विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध जो करेगा वो कहलाएगा जड़त्व। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे भैया गति का जड़त्व प्राप्त हो सके। गति का जड़त्व प्राप्त हो सके, क्योंकि गति का जड़त्व कहता है जो व्यक्ति गतिशील है वो गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला। अगला कहता है भैया मेज पर रखी पुस्तक अपने जड़ता के कारण नहीं हटता है। यदि इस पर साथियों कोई बाह्य बल कार्य करने लगे तो साथियों ये हट जाएगी, यानी इसको हटाने के लिए एक बाहरी बल की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, कहता है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया जो कहलाती है ये जड़त्व कहलाती है। ये जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। कोई वस्तु यदि रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी और यदि कोई गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, कहता है देखिए कोई समापन रेखा को पार करने के बाद एक धावक भागना जारी रखता है, क्यों? वो कोई समापन रेखा को पार करने के बाद कोई धावक वो भागना जारी रखता है, क्यों? वो क्या साबित करना चाहता है कि उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण का उसका रेखा में आगे बढ़ने का कारण बनता है। गति का जड़ता गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। स्थिर की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। वह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा पार कर लिया है। तो साथियों ऐसा नहीं वो सुनिश्चित करना चाहता है। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था कि गति का जड़त्व जो होता है वो क्या करता है कि कोई गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी और कोई रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। तो गति का जड़त्व उसे भैया क्या करता है, उसी गति से बढ़ाए रखता है, क्योंकि गति का जड़त्व कहता है कोई गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी यदि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। सेम उसी तरीके से है, यदि कोई चलती हुई गाड़ी से उतर जाता है, यदि वह थोड़ी दूर उसके साथ दौड़ता नहीं तो वह गिर जाएगा। इसीलिए साथियों
उसे रुकने के लिए थोड़ी दूर और भागना पड़ेगा अपने समापन रेखा की। समझ गए ना? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला कहता है कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये आइजैक न्यूटन भैया के द्वारा प्रतिपादन किया गया। इसका न्यूटन भैया महान थे। इन्होंने ही सेब के माध्यम से कितना सेब इनके सिर पर गिरा तो उनका मूड खराब हो गया। कितने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, फलाना धमाका सब खोद के रख दिया इन्होंने। कहो तो इनका बस चले तो फिर से मोहनजोदड़ो की खुदाई करवा दें। देखते हैं अगला। ये साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल साथियों जड़त्व के कारण लगता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण लगता है साथियों। यह बल जड़त्व के कारण लगेगा बच्चा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ये भैया जो है जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखिए क्या कहता है, यदि एक ये गिलास है, क्या है? एक ये गिलास है, एक ये साथियों क्या है? गिलास है। इस पर यदि साथियों क्या है? ये दस्ती का टुकड़ा रखा हुआ है मान लीजिए, और इस पर एक सिक्का रखा हुआ है, और इसको साथियों इसको तेजी से यदि आप उंगली से मारेंगे तो दस्ती आके यहाँ गिर जाएगा। दस्ती आकर कहाँ गिर जाएगा? दस्ती इधर गिर जाएगा। ये सिक्का जो है इस गिलास में गिर जाएगा। यही बात कह रहा है, ये जड़त्व के नियम के कारण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? हमने शुरू में ही बताया था कि साथियों द्रव्यमान जितना अधिक होगा, क्या? द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तो साथियों देखिए यहाँ पर देखिए, एक ही आकार के रबड़ बाल, स्कूटर और बस, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के मत, तो रेलगाड़ी और जहाज, क्योंकि इनका जो द्रव्यमान है ये सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसमें साथियों जो जड़त्व होगा इसका मान अधिकतम होगा। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए ये रहा, कहता है कि यदि एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से एच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होगी। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल की कितनी बल की आवश्यकता होगी? जमीन से होने वाली दूरी के बराबर, वस्तु के वजन के बराबर, प्रयुक्त बल के बराबर, वस्तु की ऊंचाई के बराबर। तो वस्तु का वजन से मतलब है साथियों कि जी हिसाब की वस्तु का वजन होगा, यानी कि mg मान लगेगा। वजन का मतलब क्या होता है? mg लगेगा साथियों। बल जितना वस्तु वजन होगा उसी के आधार पर वहां बल की आवश्यकता होगी। यदि बल साथियों वो वस्तु 50 केजी है तो साथियों ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, यदि 10 केजी है तो कम बल लगाना पड़ेगा। वस्तु के वजन पर निर्भर होगा ये काम। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, कहता है जब प्रतिरक्षा बल F जो है को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण भैया कैसा होगा? देखिए एक रहा ये और एक रहा ये विपरीत दिशा में लग रहा है, एक तो इधर और एक इधर। तो भैया सीधी रेखा में बल कोण कैसा होता है? 180 डिग्री सर, 180 डिग्री गुरुजी होता है सीधी रेखा में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भैया। देखते हैं अगला। बेचा देखिए 52 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? आप जड़त्व मत लगा दीजिएगा भैया, ये जड़त्व पहले ही हम काटे दे रहे हैं, इसको मत लगाए। देखिए कौन निम्नलिखित में से कौन भौतिक इकाई है जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गति स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती? वो साथियों क्या है? वो बल है। पहले ही नियम में हमने बतला दिया था कि जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, यदि गतिमान है
तो गतिशील रहेगी, और यदि रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर गतिशील है तो उसको रोकने के लिए बल की आवश्यकता, यदि रुकी है तो उसको साथियों चलाने के लिए बल की आवश्यकता होगी, यानी कि स्थिति उसकी बदलने के लिए हमको बल की जरूरत होगी। यही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, कहता कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तो इस पर कोई कोई भैया क्या नहीं लग रहा हो, इस पर भैया कोई बल नहीं लग रहा हो तभी कार्य करेगी, क्योंकि अगर बल लगेगा तो वो स्थिति को परिवर्तित कर देगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता? ये बल भैया जो है ये एक बाहरी एनर्जी है, ये सदैव दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंध में होता है और यह कभी अकेले नहीं पाया जा सकता। ये किसी वस्तु पर बल एक वस्तु ऐसी होगी जो बल लगाएगी और एक वस्तु ऐसी होगी जिस पर बल लगाया जाएगा, तो बल कभी अकेले नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव होता है? लागू संतुलित बल का प्रभाव क्या होगा बच्चा, बताइए जल्दी जल्दी। लागू बल का संतुलित प्रभाव क्या हो जाएगा? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, वो भैया वस्तु की आकृति ही में परिवर्तन करेगा। जैसे कि कोई गुब्बारा है, क्योंकि इसका परिणामी बल शून्य होना चाहिए। अगर वो वस्तु की स्थिर अवस्था को परिवर्तन करेगी तो उसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा। वो वस्तु की गति अवस्था को बदलेगी तो उसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा। वस्तु की गति में परिवर्तन करेगी तो फिर भी परिणामी बल शून्य नहीं होगा। अब शून्य कैसे होगा गुरुजी? शून्य कैसे होगा? यदि एक गुब्बारा है, इसको बल लगाकर दबा दिया जाए तो छोड़ने पर ये फिर से वैसा हो जाएगा। इस तरीके से परिणामी बल जो है शून्य हो जाएगा, या स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया जाए वो वैसे ही हो जाएगी, तो परिणामी बल क्या है? शून्य है। तो ऑप्शन भैया क्या हो जाएगा? ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है बल क्या होता है? बल भैया द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, कहां पर है द्रव्यमान गुणे त्वरण? द्रव्यमान गुणे त्वरण ऑप्शन ए में है साथियों। कहां पर? ऑप्शन ए में है साथियों, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये साथियों लास्ट है, और इसको साथियों क्या करना है, आपको इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए साथियों, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। कहता है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो देखिए प्रतिबल का जो होता है, प्रतिबल का जो सूत्र होता है, बल बटे सूत्र सॉरी बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अब आपको बताना है ये किस पर निर्भर करेगा। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी इसका साथियों लाभ ले सके जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और जो हमने आपसे ये प्रश्न का उत्तर कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम भी जाने कि आप कितना सीखे। साथियों चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको लेटेस्ट बुक 2025 का पीडीएफ भी मिल जाएगा। लेटेस्ट बुकों का पीडीएफ भी मिलेगा साथियों, जो 2025 से संबंधित होंगी। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।